स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट है। 56 मिलियन इंडियंस ने अपने लाइवलीहुड को सस्टेन करने के लिए एग्रीकल्चर को एज अ प्राइम ऑक्यूपेशन चूज किया है। तो इस पूरे वीडियो में हम ये जानेंगे क्या ये 56 मिलियन इंडियंस ने जो एग्रीकल्चर को एज अ प्राइम सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन ज्वाइन किया है, क्या ये वास्तविकता में एक अच्छी चीज है या कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है हमारी इकोनॉमी के लिए। क्योंकि जो सपना हमने 2047 में डेवलप्ड नेशन बनने का देखा है, उसमें क्या ये एक बून है या क्या ये वास्तविकता में एक बहुत बड़ी रुकावट है। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को और पहले हम बात करते हैं हमारे 3 सेक्टर्स की। देखिए, आप सबको पता है प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर, हमारे ये 3 सेक्टर्स होते हैं। प्राइमरी सेक्टर जो होता है वो एग्रीकल्चर रिलेटेड होता है सारा, जिसमें फार्मिंग, डेयरी, पोल्ट्री, बी कीपिंग आता है। सेकेंडरी सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग होती है जहां पे रॉ मटेरियल कन्वर्ट होता है। और सर्विस सेक्टर हमारा वो होता है जहां पे सर्विसेज दी जाती हैं, जैसे कि बैंकिंग, इंश्योरेंस, टेलीकम्युनिकेशन एटसेट्रा। अगर मैं जीडीपी के पर्सपेक्टिव से बताऊं तो जो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ में वो है हमारे सर्विस सेक्टर का, यानी कि टर्शरी सेक्टर का। उसके बाद सेकेंडरी सेक्टर का और फिर एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन है इन सक्सेसिव टर्म्स। और अगर मैं एम्प्लॉयमेंट के संदर्भ में बताऊं तो सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जो प्रोवाइड करता है वो प्राइमरी सेक्टर करता है, लगभग 45% का, देन सेकेंडरी सेक्टर 25% का और टर्शरी सेक्टर 30% का। ये तो एक हमारा ओवरऑल शेयर हो गया। लेकिन अब दोस्तों, मेरा एक सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह है कि जो ये 65 मिलियन इंडियंस एग्रीकल्चर में रिटर्न आउट हो रहे हैं, तो ये तो एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन या विडंबना हो गई हमारे देश में। कारण उसका यह है कि हमारा देश तो इस समय मैन्युफैक्चरिंग कैपिटल बनने की कोशिश कर रहा है दुनिया की, जहां पर लगातार ये बात चल रही है कि इंडिया शुड बी द नेक्स्ट मैन्युफैक्चरिंग कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। मोदी जी से लेकर बड़े बड़े नेता हमारे बार बार यही कह रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग को स्ट्रेंथन करिए, मेक इन इंडिया को स्ट्रांग करिए। आप अगर यहां पर देखें तो लगभग 41,000 करोड़ रुपए अब तक अनस्पेंड है पीएलआई स्कीम पे। वो पीएलआई स्कीम जो लगभग 1.97 ट्रिलियन की है, ये वो पीएलआई स्कीम है जो भारत को विकसित भारत बनाएगी। ये वो पीएलआई स्कीम है जो कि $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना हमारा जल्द पूरा करने वाली है। लेकिन अगर हम देखें, पीएम मुद्रा योजना, स्टार्टअप्स को लोन देने के लिए स्कीम बनाई गई है और लगभग इसमें 43 करोड़ रुपए का लोन का एक एक्सटेंशन हुआ है। आप ये देखिए कि 80% फंड जो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के लिए दिया था वो अब तक अनस्पेंट है। तो जहां पर हम लगातार ये बात कर रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ जो हमारी इकोनॉमी में 25% से ऊपर रहनी चाहिए, अगर हमें $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना पहले पूरा करना है तो ये लगभग 25% हर साल हो। और अगर हम चाहते हैं कि 2047 तक हम डेवलप्ड इकोनॉमी बने तो उसमें भी इसका जो ओवरऑल शेयर है इट शुड बी मोर देन 20-25%। तो यहां पर अगर एग्रीकल्चर में वापस हमारी लेबर फोर्स जो है वो रिटर्न आउट कर रही है तो ये मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ के लिए एक बहुत बड़ी हार्म है। क्योंकि अगर आप देखें तो जो इकोनॉमीज का ट्रांजिशन होता है वो ऐसे ही होता है कि सबसे पहले एग्रीकल्चर, फिर मैन्युफैक्चरिंग, फिर सर्विस। चाहे आप यूएस का देख लें, चाहे आप चाइना का देख लें, चाहे आप भारत का देखें, लेकिन भारत में हमने एग्रीकल्चर से सीधा जंप किया सर्विस सेक्टर पे और हम वापस अब सर्विस सेक्टर से एग्रीकल्चर की तरफ मूव कर रहे हैं। तो जो एक कमी रह जाती है हर बार, वो मैन्युफैक्चरिंग की रह जाती है और उसी मैन्युफैक्चरिंग के लिए ये सारी स्कीम्स लॉन्च करी गई थी। लेकिन यहां पर चीजें उल्टी होती हुई नजर आ रही हैं। अगर मैं आपको बताऊं कि कोई भी दुनिया का, चाहे कोई भी दुनिया के विकसित देश हो, इन सारे विकसित देशों में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंस। तो अगर एग्रीकल्चर के ऊपर की डिपेंडेंस की बात अगर हम यहां पे करें तो आप एक चीज देखिए कि इंडिया का जो एग्रीकल्चरल शेयर है, मतलब इंडिया की जो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंस है, या हम जीडीपी की बात करें, वो लगभग 18% के आसपास है। वहीं यूएस 1%, यूके 0.6%, फ्रांस 1.5% और अदर डेवलप्ड नेशन सिर्फ 2%। तो कहीं ना कहीं हमारे यहां पर अगर हम बात करें कि जो ओवरऑल शेयर है ग्रोथ का, वो एग्रीकल्चर सेक्टर पे हम बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। तो इसीलिए तो हम मैन्युफैक्चरिंग पे जंप कर रहे थे। क्योंकि अगर हम बात करें जो प्रोडक्टिविटी इन सर्विस सेक्टर जो है वो 4.3 टाइम ज्यादा होनी चाहिए और मैन्युफैक्चरिंग में 3 टाइम ज्यादा है। लेकिन जो ये 65 मिलियन पीपल अगर एग्रीकल्चर की तरफ मूव ऑन करते हैं तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है इंडिया के डेवलप्ड नेशन बनने में। अगर हम ओवरऑल बात करें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ की, तो देखिए चाइना का जो कंट्रीब्यूशन है वो लगभग 35% है ओवरऑल जीडीपी में, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग का रोल सबसे इंपॉर्टेंट है। वहीं अगर आप देखें बाकी देशों का तो इट्स वेरी वेरी लेस। यूएस ऑलमोस्ट 12% के आसपास है।
तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है। तो अब बात ये आ जाती है कि ये जो 65 मिलियन लोग एग्रीकल्चर की तरफ मूव कर रहे हैं, ये आखिर में ये मूवमेंट हो क्यों रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है कि ये मूवमेंट हो रहा है, क्यों भारत सरकार के द्वारा इतने स्टेप्स लिए जाने के बावजूद ये वापस जनता एग्रीकल्चर की तरफ मूव कर रही है। तो देखिए, उसका सबसे बड़ा कारण तो है कि कोविड-19। जब कोरोना काल आया तो कोरोना काल में बहुत सारी जगहों पे फैक्ट्री शटडाउन हुई, बहुत सारी जगह पे मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ रुक गई। इस वजह से लोगों ने पलायन, लोगों ने माइग्रेट करना शुरू किया। लोग महाराष्ट्र से, गुजरात से बिहार, यूपी जाने लगे। तो एक तो सबसे बड़ा रीजन यह है कि माइग्रेशन का, कि कोविड। दूसरा, जब कोविड के बाद सिचुएशन इंप्रूव हुई और जब इकोनॉमिक ग्रोथ थोड़ी बढ़ने लगी तो वहां पर स्किल्ड वर्कफोर्स की डिमांड बहुत बढ़ी। अब वो जो स्किल्ड वर्कफोर्स है वो हमारे देश में कंपैरेटिवली बहुत कम है, क्योंकि जनसंख्या ज्यादा है, लेकिन वो जनसंख्या डेमोग्राफिक डिविडेंड के फॉर्म में कन्वर्टेड नहीं है, जिसके कारण जो स्किल्ड वर्कफोर्स है वो तो वहीं रिटेन रह गई, लेकिन जो अनस्किल्ड वर्कफोर्स है उनके लिए ना तो शहरों में काम बचा, तो इसी कारण उनको वापस गांव में पलायन करना पड़ा, गांव में माइग्रेट करना पड़ा। दूसरा रीजन है कि अगर आप देखें तो यहां पे विमेन फोर्स जो है उसका कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है इस 66 मिलियन में। तो इफ आई टेल यू, आउट ऑफ 68 मिलियन एडिशनल एग्रीकल्चर वर्कर्स, 66.6 मिलियंस वर द विमेन, और यहां पर जिनका शेयर है वो 12.8 से 26.8% पर गया है। उसके दो बड़े कारण हैं। एक बड़ा कारण तो यह है कि जो गांव में जो पुरुष रहते हैं या जो मेल्स रहते हैं वो तो नियर बाय फैक्ट्रियों में काम करते हैं, तो फीमेल्स जो है वो एग्रीकल्चरल लैंड को संभालती हैं, घर परिवार को संभालती हैं, और जो विमेन्स वेजेस चार्ज करती हैं एग्रीकल्चरल लैंड पे वो भी पुरुषों से काफी कम है। तो आप देखिए कि कहीं ना कहीं फीमेल्स आर चार्जिंग 282 रुपीज पर डे, वेराज मेल्स आर चार्जिंग 376 रुपीज पर डे। और अगर हम फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट की भी बात करें तो गांव के इलाकों में ये 19% से 35% हो गया है। तो एक बहुत बड़ा रीजन या एक बहुत बड़ा चंक जो यहां पर है वो फीमेल लेबर फोर्स का ज्यादा है इस ओवरऑल शिफ्ट में। तीसरी चीज, कहीं ना कहीं नॉन एग्रीकल्चरल सेक्टर में जॉब्स ही नहीं है। आपको जैसे मैंने अभी बताया कि बहुत सारे एरियाज भारत में ऐसे हैं जहां पर स्किल्ड वर्कफोर्स की डिमांड है, लेकिन हमारे हिंदुस्तान में पहली तो लिटरेसी का ही बहुत अभाव है, और दूसरा हमारे यहाँ पे स्किल ट्रेनिंग यूथ नहीं है। ऑल दो सरकार के द्वारा दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य विकास योजना या प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, अलग अलग तरह की स्कीम्स लॉन्च करी गई, लेकिन उसके बावजूद भी जो हमारा वास्तविकता वाला हिंदुस्तान है उसमें कहीं ना कहीं आज भी जो ओवरऑल स्किल वर्कफोर्स है वो बहुत कम है। इसकी वजह से ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ रही है। तो अब अगर आप ओवरऑल बताओ मैं आपको, जीडीपी हमारी 8.2% से बढ़ी है, लेकिन जो जॉब ग्रोथ है वो हमारी उस पेस पे नहीं हो रही। तो उसका कारण यह कि सर्विस सेक्टर ने कंट्रीब्यूशन ज्यादा किया है, लेकिन जो ओवरऑल जॉब सेक्टर है या जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो हमारा लगातार बढ़ते गया है। इसके बावजूद एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, कहीं ना कहीं लोगों की जो वेजेस हैं वो बहुत स्टैग्नेंट है। अब आपका एक यहां पर कंसर्न जो है, जो मुझे आपको बताना चाहिए कि ये जो 66 मिलियन पीपल जो वापस शिफ्ट कर रहे हैं, इससे इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा ट्रैप क्रिएट हो रहा है। एक ऐसा ट्रैप जो शायद अभी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन अगर ये ट्रैप बड़ा होता गया तो ये ट्रैप बहुत ज्यादा हमारे देश में दिक्कतें क्रिएट कर सकता है। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एग्रीकल्चर जो है उसमें कहीं ना कहीं वो मॉनसून डिपेंडेंट है, पर फार्मर हेक्टेयर ऑफ लैंड बहुत कम है, उसके साथ साथ में हमारे यहाँ पे लैंड डिग्रेडेशन बहुत होता है, केमिकल्स का इस्तेमाल बहुत होता है, ये सारे फैक्टर्स आपको पता है। लेकिन उन सब में एक बहुत बड़ा फैक्टर और भी है, वो है कि हमारे यहाँ पर जो रूरल वेजेस हैं वो स्टैग्नेंट है। यानी कि जो काम गांव में लोग कर रहे हैं, चाहे वो रेंट पे कर रहे हो, चाहे वो टेनेंट के फॉर्म में कर रहे हो, या चाहे गांव में मजदूरी कर रहे हो, उसका जो वेजेस है वो बहुत स्टैग्नेंट है। यानी कि बढ़ता हुआ इन्फ्लेशन, बढ़ती हुई महंगाई के हिसाब से वो वेजेस नहीं है। यानी कि उनकी जो वेजेस बढ़ती हैं वो वेजेस अगर बढ़ भी रही हैं या जो उनको मिल भी रही हैं वो बढ़ती हुई महंगाई के अनुसार मतलब उसके प्रपोर्शन में नहीं है। यानी कि अगर मैं कहूं कि 100 रुपए उनकी तनख्वाह है और इन्फ्लेशन मान लीजिए 6% चल रहा है, तो वो उसमें कुछ बचत उनकी होगी ही नहीं। तो एक बहुत बड़ा कारण यहां पर यह है कि आप देखें कि नॉमिनल वेज जो कि इन्फ्लेशन को एडजस्ट नहीं करती वही गिर गई है, तो रियल वेज से तो हम उम्मीद ही नहीं कर सकते। रियल वेज वो वेज होती है जो आपकी इन्फ्लेशन को एडजस्ट करके बनाई जाती है। यानी कि अगर मान लीजिए आपकी तनख्वाह 5% से बढ़ी, लेकिन इन्फ्लेशन अगर 6% से बढ़ रहा है, महंगाई 6% से बढ़ रही है, तो वास्तविकता में आपको 1% का तब भी नुकसान ही हो रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि हमारे यहाँ पे जो रूरल वेजेस हैं वो बहुत स्टैग्नेंट है।
दूसरा अगर आप देखिए रीजनल डिस्पैरिटी, नाउ दिस इज अ वेरी वेरी बिग कंसर्न। आप ये देखिए कि भारत में जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी है या एग्रीकल्चरल लैंड है, तो वहां पर कहीं ना कहीं रीजनल डिस्पैरिटी बहुत है। एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हमारे यहाँ पे जो एग्रीकल्चरल फर्टाइल एरियाज हैं वो बहुत कम है। दूसरा, जिन एरियाज में थोड़ा बहुत एग्रीकल्चरल लैंड फर्टाइल भी है, जो गैंजेटिक प्लेन्स वाले एरियाज हैं, वहां पर जनसंख्या ज्यादा है। इसके कारण ये डिवाइड और बढ़ रहा है। तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि जो 65 मिलियन पॉपुलेशन जो एग्रीकल्चर पे शिफ्ट हुई है, ये वहां जाकर एक डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर दे, प्रच्छन्न बेरोजगारी क्रिएट कर दे, जहां पर जितने लोगों की जरूरत नहीं है उससे ज्यादा लोग खेती कर रहे होंगे। तो उससे प्रोडक्टिविटी पे कोई असर नहीं पड़ेगा और साथ साथ में ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट हमेशा बढ़ता हुआ ही दिखेगा। सो दीज आर द मेजर कंसर्न्स कि रीजनल डिस्पैरिटी भी यहां पे बढ़ेगी और इकोनॉमी वाइज भी ये हमारी इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ा कंसर्न साबित हो सकता है। अब अगर मैं आपको बताऊं कि क्या वास्तविकता में एग्रीकल्चर से अब कोई उम्मीद ही नहीं है, एक सवाल आपके दिमाग में यहां पर आएगा कि क्या हम एग्रीकल्चर से कोई उम्मीद ही नहीं रख सकते, या एग्रीकल्चर जो है वो अब हमारे देश के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है? क्योंकि आपका ये सवाल होगा, सर आपने तो बताया कि यूएस का कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर का 2% है, फ्रांस का 1.5% है, तो क्या एग्रीकल्चर करना ही बंद कर दें? तो फिर देश के लोगों का पेट कैसे भरेगा? देश में फूड सिक्योरिटी की प्रॉब्लम नहीं बढ़ जाएगी? देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल यहां पर एग्रीकल्चर हमारी बढ़ती हुई पॉपुलेशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं एक स्मार्ट एग्रीकल्चरल मैनेजमेंट होना जरूरी है। यानी कि जहां पर जो हमारे किसान भाई हैं जो काम कर रहे हैं, उनको वो काम करते रहने दीजिए। उसके अलावा जो हमारे यहाँ पे जो नए नए एग्रीप्रेन्योर्स बन रहे हैं, जो एग्री एंटरप्रेन्योर्स को एग्रीप्रेन्योर्स कहा जाता है, जो नए नए स्टार्टअप्स डेवलप हो रहे हैं, वो यहां पर एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी इकोनॉमी में एग्रीकल्चर को आज भी कन्वेंशनल और ट्रेडिशनल फॉर्म में ही देखा जा रहा है। लेकिन अगर आप देखें कि बहुत सारे आईआईटी ग्रेजुएट्स, बहुत सारे आईएम अहमदाबाद या आईएम पास आउट बच्चे जो हैं, वो अब एग्रीकल्चर में स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक्सपोर्ट्स को बढ़ाता है, फार्म डाइवर्सिफिकेशन को बढ़ाता है और एक स्मार्ट एग्रीकल्चर चीज को प्रमोट करता है। तो अब आप देखेंगे कि इंडिया में भी लोगों का जो अवेयरनेस है रिगार्डिंग प्रोटीन रिच डाइट, इंडिया में जहां लोगों का एक रुझान बढ़ते जा रहा है अपनी हेल्थ की तरफ, वहां पर अलग अलग स्टार्टअप्स जो हैं वो एग्रीकल्चर में ब्रोकली प्रोड्यूस कर रहे हैं, मशरूम्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, एवोकाडो प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो यहां पे उनकी इनकम तो बढ़ेगी बढ़ेगी, साथ साथ में देश के एक्सपोर्ट्स भी बढ़ेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम एग्रीकल्चरल मैनेजमेंट को प्रॉपर तरीके से देखें, हम वही कन्वेंशनल चीजें बार बार फॉलो नहीं करें जो हम 1945 के बाद से लेकर 1970 तक करते रहे थे कि एक छोटा सा लैंड, उस पर 10 लोग खेती कर रहे हैं, उगा वही गेहूं चावल रहे हैं। नो, अगर हम उसी माइंडसेट से चलेंगे तो पहली बात हम डेवलप नहीं हो सकते, दूसरी चीज यहां पर अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ता रहेगा। तो यहां पर सरकार को 2 अप्रोचेस को फॉलो करना चाहिए। पहला तो एक तो स्मार्ट एग्रीकल्चर को प्रमोट करें, जहां पर फार्म डाइवर्सिफिकेशन और स्टार्टअप्स जो उनको प्रमोट किया जाए, और दूसरा जो ट्रेडिशनल फार्मर्स हैं उनके लिए नई टेक्निक्स जैसे सॉइल हेल्थ कार्ड हुआ, या पीएम किसान हुआ, या फार्म मैकेनाइजेशन को प्रॉपर करना हुआ, एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को प्रमोट करना हुआ, मनरेगा को प्रमोट करना हुआ, इन चीजों पर ध्यान देना चाहिए। और जितनी भी चीजें जैसे कि फ्रीबीज हैं या लोन वेविंग है, इन सबको तो सरकार से हाथ जोड़ के विनती है कि इन सबको तो जरूर से जरूर खत्म करें। तो ये हमारा आज का टॉपिक था दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको टॉपिक अच्छा लगा होगा। आप सब मुझसे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, साथ साथ में आप स्कैन कर सकते हैं, और डेली दिन में 2:30 बजे मंडे टू सैटरडे मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा इकोनॉमी के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। साथ साथ में आप मुझसे इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच गाइस, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।